आज मार्च का among the मार्च 2024 Marathas, 5 none of the regional powers such as the Rajput, the 2024 Jats, the Sikhs, etc. helped the Marathas का due to the साइंस एंड arrogancy टेक among the Marathas, which had एंड टेक्नोलॉजी। culminated साइंस एंड टेक्नोलॉजी में among आज पढ़ाएंगे, चर्चा लिखेंगे। them पहला होगा during those days of their supremacy. None of the 22 regional मार्च अच्छा ठीक है दादा 2024 लास्ट स्लाइड में इतना ही लिखना है। मल्हार राव होलकर फ्लीड फ्रॉम द बैटलफील्ड। इसरो। मल्हार राव होलकर बीच युद्ध भूमि इसरो से ने भाग गया था। इसरो ने RLVLEX 02 None of the regional यानी powers such as the Rajput, the Jats, the री Sikhs, etc. helped the Marathas due to the arrogancy among the Marathas, यूज which had culminated among them during those days of their रीयूजेबल supremacy. मराठास इतने ताकतवर हो गए थे कि वो साथ ही एरोगेंट भी हो गए थे। लॉन्च वो अपने आगे राजपूतों, जाटों, सिखों किसी को लगाते ही नहीं थे। That's why उनमें से किसी ने भी इनको हेल्प नहीं किया। व्हीकल पानीपत में लैंडिंग एक्स the Marathas lost एक्सपेरिमेंट्स यूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट son of का the Marathas lost Vishwas Rao, सफल who was the पूर्वक chief commander for लैंडिंग namesake. किया। The Marathas lost Vishwas Rao, इसे son of Peshwa. Balaji Vishwanath was the chief commander for पृथ्वी namesake. पर Sadashiv Rao वापस how लाकर the real दोबारा commander in chief of the इस्तेमाल Maratha army. The Marathas lost Vishwas Rao, who was the chief commander for namesake. पेशवा ने अपने बेटे विश्वास राव को चीफ बनाकर दिया था मराठा आर्मी का, और अपने चचेरे भाई सासू राव भाव को वास्तविक रूप से रियल में जो कमान थी मराठा की वो इन्हीं के हाथ में, सासू राव की। एंड यह भारत का एटलीस्ट 28,000 पुष्पक विमान कहा जाता है। मराठों ने कम से कम 28,000 सैनिकों को खो दिया कहा जाता है एक दिन में, 14 जनवरी। जिसे इसमें पेशवा का जो बेटा था विश्वास राव, जो कि फॉर नेम से कर्नाटक मराठा आर्मी का, और जो रियल कमांडर जो सच में जो कंडक्ट कर रहा था वार, डेट वाज रासूराव भाव, इन सब कर्नाटक के साथ हो गए। चित्र दुर्ग जो सिंधिया थे, कम से कम 27 मराठा सरदार भी थे जो मारे गए।
तो एटलीस्ट 27 मराठा जनरल्स और 28,000 सोल्जर्स तो छोड़ ही दो। यह भारत का पुष्पक विमान है। आवाज आ रही है। इसरो ने 22 मार्च 2024 को RLV-LEX-02 रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का सफलपूर्वक लैंडिंग किया। सफलतापूर्वक कहिए, लैंग्वेज में हो जाएगा सफलतापूर्वक। सफलतापूर्वक लैंडिंग किया। इसमें पृथ्वी पर वापस लाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भारत का पुष्पक विमान कहा जाता है। इसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग में सफल परीक्षण किया गया। समझ गए? तो इस तरीके से ये भारतीय पुष्पक विमान जो रामायण काल में बहुत सारे पुष्पक विमानों की चर्चा होती है, इस तरीके से ये इसे पृथ्वी पर वापस लाकर दोबारा ऐसा उपग्रह रहेगा। पहली बार ये तीसरा परीक्षण है। यह तीसरी परीक्षण। पहली बार 2016, फिर 2023। फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड है। रिवॉल्विंग cannons kept over the camels. On the other hand, the revolving cannons kept over the camels of Abdali did wonder. तो अब्दाली का जो है ऊँटों पर मूविंग कैनन रखा हुआ था, उसने कमाल कर दिया। जबकि इब्राहिम गारदी जो थे वो मराठा तो खाना का मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन मराठों के पास जो तोपे थी, कैनन्स थे, वो भारी भारी थे, वो इजीली मूवेबल नहीं हो पाते थे। और इनका जो था कैनन अब्दाली का, ये छोटे छोटे थे और इसके मोबिलिटी बढ़ गई। इसरो के बारे में जानते हैं। तेज हो गया। नतीजा क्या हुआ कि अब्दाली कि इन छोटे छोटे कैनन्स ने कमाल कर दिया। रिवॉल्विंग कैनन्स, इसके अंदर टेक्निकलिटी मजबूत, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, और ये जीत गए इस युद्ध को। रिसर्च hearing the news of defeat, on reading the news of defeat of the Marathas, on hearing the news of defeat of the Marathas, 15 अगस्त 1969 पेशवा बालाजी बाजीराव on hearing the news of defeat of ख्याल है पेशवा बालाजी बाजीराव बेंगलुरु could not वर्तमान bear, eat and
died of heart attack. And died of अरे सुन heart attack. मराठों की हार की खबर सुन के अपने बेटे की मौत, अपने चचेरे भाई की मौत और 27 मराठा सरदार और 28,000 सैनिकों की मौत की खबर ने पेशवा बालाजी बाजीराव को सदमे में ला दिया और वो हार्ट अटैक से डेथ कर गए, मृत्यु हो गई उनकी। On hearing the news of defeat of the Marathas, Peshwa Balaji Bajirao could not bear it and died of heart attack. Died of heart attack in 1761. अब तक एकमात्र रहा था आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, लेकिन अब एगो दूसरा भी लॉन्च किया गया है, एक उद्घाटन हुआ है, शिलाधार शिला रखा गया है एक नया बनने की मार्च में ही, ये तमिलनाडु में बनेगा। तमिलनाडु के कुल शेखर पट्टिनम, कुलशेखर पट्टिनम में शिला who was the representative of the Nawab of Awadh, Sudaudawala, was याद रखिएगा कि eyewitness श्रीहरिकोटा में सती धन प्रक्षेपण केंद्र पहले से था, अब एक के नया भी बनाने की दूसरा प्रक्षेपण स्थल तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम में आधारशिला रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2024 में। यह भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट होगा। तो ये हो गया आपका, ये लिख लीजिए, अवध के नवाब सुजाउद्दौला का, और वो खुद उसने अपनी आंखों से जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को देखा था, पानीपत के तीसरे युद्ध को देखा था। काशीराज पंडित एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन था जिसने पानीपत के थर्ड बैटल को अपनी आंखों से देखा था। तो दैट पर्सन वाज काशीराज पंडित, who was an agent or representative of Sujaudawala, Nawab of Awadh. आगे बढ़े। Firstly, the defeat of the Marathas. Firstly, the defeat of the Marathas, and then after the death of Abdali created a vacuum in Punjab. Firstly, the defeat of the Marathas, and then after few years, Abdali also died, and then after the death of Abdali, created a vacuum in Punjab, which led लिख लिए, आगे बढ़े। the rise of Sikh state. बोलिए। Sikh state. पंजाब में क्या हुआ था कि एक तो मराठे हार गए और फिर से कब्जा कर लिया था अब्दाली ने, लेकिन कुछ ही वर्षों में अब्दाली भी मर गया, तो एक पूरा वैक्यूम क्रिएट हो गया पंजाब में, जो आगे चल के सिख राज्य में तब्दील हो गए। इन दोनों के हार के बाद ही सिख यहाँ आए हैं, तभी फिर महाराजा रणजीत सिंह को हम लोग देखते हैं इसमें।
और आवाज ये डीआरडीओ के बारे में। अंग्रेजों ने पंजाब को छोड़े रखा, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह मर गए तो उसके बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया था। मुख्यालय दिल्ली। माधव राव, पेशवा माधव राव फर्स्ट, 1761 to 1772, पेशवा माधव राव फर्स्ट। डीआरडीओ ने After the sudden death of Balaji Bajirao, his minor son, 17 years old, Madhav Rao first was met or appointed the next Peshwa. So after the sudden death of Balaji Bajirao, his minor son 17-year-old Madhav Rao first was made the next Peshwa. His paternal uncle, यह मिसाइल Rao, alias डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 12 मई 1958 में स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान अध्यक्ष appointed डॉक्टर समीर वी कामत। 13 मार्च 2024 को मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 का सफल परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। चूँकि एपीजे अब्दुल कलाम ने ही इस द्वीप की खोज की थी, पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। alias Raghuva यह मिसाइल custodian. Raghuva, that is Raghunath Rao, was the younger brother of Balaji Vishwanath and younger son of Bajirao first, Raghuva. It was he, due to whose activities ultimately the Marathas got defeated by the British. मल्टीपल इंडिपेंडेंट Peshwa Madhav Rao, इंडिपेंडेंट though Peshwa Madhav Rao, though very young, Peshwa Madhav Rao, though very young, compared the Nizam of Peshwa Madhav Rao, that is Peshwa Madhav Rao first, Peshwa Madhav Rao first, though very young, compared प्रौद्योगिकी के साथ the Nizam of Hyderabad and compare the Nizam of Hyderabad and
साथ स्वदेश विकसित। हैदर अली ऑफ मैसूर टू पे द चौथ टू हिम। इसने माधवराव फर्स्ट जो था वो बच्चा था 17 साल का, उसके बावजूद उसने हैदराबाद मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी के साथ स्वदेश विकसित अग्नि 5 का मतलब अभी अग्नि 5 का पानीपत में, थर्ड बैटल पानीपत में, लेकिन जो चौथा यह पेशवा ठीक था, तो वो है। भी नहीं योग्य था। पहला लेकिन अफसोस कि 17 साल सफल का परीक्षण। 28 साल में मर गया। इसके साथ कई मिसाइल को ले जाया जा सकता है। इसके साथ कई परमाणु हथियार मिसाइल में तहत किसी मिसाइल में एक ही बार में फर्स्ट कई परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है। इन्हें इन हथियारों से अलग अलग लक्ष्यों को भेजा जा सकता है। समझ गए? मुगल रूलर अब साउंड आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? सेकंड टू बार बार तो कह रहे हैं कि साउंड कम कीजिए। गेट हिमसेल्फ फ्रीड फ्रॉम द MIRV प्रौद्योगिकी के तहत किसी मिसाइल से एक ही बार में कई परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है। इन हथियारों से अलग अलग लक्ष्यों को भेजा जा सकता है। इसे सड़क के माध्यम से भी कहीं ले जा सकते हैं। of the पहले के मिसाइलों में यह सुविधा नहीं थी। British Madhura Alam second get himself free from the clutches of the British and he अभी ऐसा क्यों किया जाए सर? अभी जोर जोर से बोलिए जिससे उनको भी प्रॉब्लम होगा। him जैसे क्लास वाले को to regain his चलिए लिख लीजिए, हम लिख कर दे देते हैं। हम आज कहेंगे क्यों भाई, व्यवस्था कीजिए। Delhi. So Madhura first helped the Mughal ruler Shah Alam लिख to लिए? get himself freed from the clutches of the British आप लोग पहले लिख लीजिए। to regain his मुगल थ्रोन इन दिल्ली। तो माधवराव फर्स्ट जो था उसने न केवल मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड को अंग्रेजों से आज़ाद कराया, बल्कि उसको फिर से दिल्ली की गद्दी पर लाल किले में बिठा दिया। दिल्ली की गद्दी में लाल किले पर बिठा दिया। But and he helped Delhi in 1772. But unfortunately, the last great Peshwa AP का मतलब आंध्र प्रदेश है। Rao first, but unfortunately, the last great Peshwa, Madhavrao first, died in the same year due to tuberculosis। एक तरह का टेक्नोलॉजी है, टीबी के कारण जो ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल, क्लियर है, नाम से ही है। एक साथ कई
लक्ष्य को भेद सकने वाला व्हीकल है। नामे है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका नामे से क्लियर है। अब तक का ये मोबाइल, अब तक का जितना होता था उसके पहले ऐसा नहीं होता था। मेटल से जो नुकसान हुआ था उसको माधवराव फर्स्ट ने जो है फुलफिल कर दिया, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान हो गया इसका 28 साल की उम्र में ही मर जाना। ठीक है, लिख लिए। 17 साल की उम्र में ही पेशवा बना था और 28 साल की उम्र में ही जो है ये डेथ कर जाता है। तो हिस्टोरियन ग्रांड रफ लिखते हैं कि ये इसका मरना, माधवराव फर्स्ट का मरना जो है ये पानीपत के बैटल से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। और याद रखना एक चीज़ पूछता है कि अमॉन्ग ऑल द पेशवा हु वाज द लास्ट ग्रेट पेशवा। तो लास्ट ग्रेट पेशवा माधवराव फर्स्ट, और वो भी पानीपत के खड़े के बाद जब लोगों ने समझा कि मराठे खत्म हो गए, लेकिन इसने एक पिनाकल को पहुंचा दिया। इसने हैदर अली को कंपेल कर दिया, इसने हैदराबाद के निजाम को मिसाइल मैन के नाम से तो जाना जाता है डॉक्टर अंग्रेजों के APJ अब्दुल कलाम को ही, फ्री करा के, लेकिन मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस को माना जाता है। टेसी थॉमस वुमेन, यहीं से इसके ये दोनों बातें लिखना है, लिख लीजिए। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मिसाइल वीमेन डॉक्टर टेसी थॉमस। टेसी थॉमस स्विट्जरलैंड की संस्था 1773 IQR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 प्रकाशित। आज तो लिखावट में ठीक है ना जी? विश्व का सबसे प्रदूषित देश पहला है बांग्लादेश, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है भारत, चौथा है ताजिकिस्तान। लास्ट अभी के लिए टाइम ओवर हो गया, नेक्स्ट क्लास लगनी है। चलिए आज ही बनाना, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे जाएंगे। विश्व के और फिर हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में आ जाएंगे, यूरोपियंस के बारे में, जिसमें मेनली सबसे पढ़ेंगे उनके गवर्नर जनरल्स के बारे में। ठीक है, और फिर प्रदूषित शहर जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे, और फिर फ्रीडम स्ट्रगल आपका बिहार का है बेगूसराय, दूसरा गुवाहाटी, तीसरा दिल्ली। सबसे प्रदूषित राजधानी, अगर राजधानी पूछेगा तो ये राजधानी शहर। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर आएगा तो बेगूसराय, सबसे प्रदूषित राजधानी तो दिल्ली।
चौथा ग्रेटर नोएडा। पांचवा अब डायरेक्ट लिखते हैं पटना का। 20वां पटना। 1 2 3 4 5 6 7। आरा शहर जो है ये 7वें स्थान पर आता है। 18वां, सही में 18वां स्थान में आरा आता है। इसके बाद गुड़गांव 17वें पर आता है। पटना 20वें स्थान पर आता है। यानी बेगूसराय बिहार का पहला और 18वां आरा आता है। और 20वां माने 1 to 20 में 3 बिहार के रथ हैं। एक तरह से ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। तो एक है 18 रही है 18वां आरा, 20वां पटना। यानी विश्व के 20 प्रदूषित शहरों में बिहार के कितने हैं? 3। 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। यानी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है आरा। और दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? दिल्ली। देख लीजिएगा तो बोलिए। अब नवीकरणीय ऊर्जा में पवन ऊर्जा की जिक्र करेंगे। पवन ऊर्जा प्रस्तुत।
चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर। पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा जर्मनी। ठीक है, लेकिन जितना पवन ऊर्जा का अनुमानित है दोहन हो सकता है उतना नहीं हो पा रहा है। पवन ऊर्जा का अधिक ठीक है। अपने बिहार का नहीं, पूरे बिहार, भारत का, विश्व का, पूरे विश्व का है, समझ गए। भारत में अधिकतर पवन ऊर्जा का जो उत्पादन है वे आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों में स्थापित है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड हाइब्रिड पावर प्लांट राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित है, जिसकी सौर उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट तथा पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता 150 मेगावाट है। तो ये लिख लीजिएगा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सौर पवन हाइब्रिड पावर प्लांट राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित है। इसकी सौर उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट तथा पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता 150 मेगावाट है।
पवन ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट कहा गया है कि भारत में पवन ऊर्जा का मूल्यांकन में कहा गया है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में भारत चौथे स्थान पर, पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा जर्मनी। भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन क्षमता 200 गीगावाट से अधिक है, लेकिन मात्र मई 2022 तक केवल 41 गीगावाट ही थी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सौर पवन हाइब्रिड पावर प्लांट राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित है। इसकी उत्पादन क्षमता सौर है 600 मेगावाट और पवन ऊर्जा है 150 मेगावाट। ठीक है। तो ये हो गया मार्च 2024 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत सारी बातें। अब जहाँ तक साइंस एंड अब नेशनल की जहाँ तक बात करेंगे तो नेशनल में जो बचा है तो पहले हम थोड़ा कुछ बोल देते हैं। नेशनल नेशनल में कुछ चीज़ हुआ, जिसे अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दौरा हुआ था, तो ईटानगर में से पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन किया। पहले सुन लीजिए तब हम इसको आगे लिखवा देंगे। सेला सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग 13,500 फीट की ऊंचाई पर है, 2 लेनों की बनी है, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनी है सेला सुरंग। यह अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा पार कर तवांग तक सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। तवांग चीन की सीमा पर है। उसी तवांग के इलाके से 1959 में दलाई लामा वहाँ से भाग खड़े हुए और तवांग तिब्बत से और तवांग होते हुए भारत में प्रवेश किए थे। तो चीन की सीमा तक हमारा सुरंग दर्रा चला गया। समझ गए। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। अब एक और हुआ था दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना, यानी दिबांग जो बांध है, डैम है, वो आने वाले समय में भारत के अरुणाचल प्रदेश में वो दिबांग नदी पर जो विश्व भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा, अब अगर बन जाएगा तब। अब तक का सबसे ऊंचा बांध क्या है? टिहरी है। टिहरी, उसके पहले भाखरा नांगल था। तो याद रखिएगा, ये सब चीज़ लिखवाने जा रहे हैं। इसके बाद राजस्थान में भारत की सबसे लंबी बड़ी सैन्य शक्ति अभियान हुआ। भारत शक्ति पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में भारत सैन्य शक्ति अभ्यास, जिसमें तीनों अंग सेना के अंग, तीनों सेना संयुक्त रूप से अभ्यास की, जिसमें सैन्य स्वदेशी जितने बारूद थे, इसका थीम था
स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण थीम पर आधारित था। यानी भारत अपने आत्मनिर्भरता के बल पर स्वदेशी तकनीक से बने हथियारों का ही वहाँ प्रयोग किया, स्थल सेना, वायुसेना और नौसेना द्वारा। ठीक है, लेकिन भारत आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा है हथियारों के मामले में। लेकिन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी ने एक रिपोर्ट जारी किया कि सबसे ज़्यादा हथियार जो निर्यातक है अमेरिका है, दूसरा फ्रांस, जो पहले रूस हुआ करता था। अब जबकि दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है भारत, सबसे बड़ा आयातक है भारत विश्व का अभी भी स्वदेशीकरण के बाद, जबकि आत्मनिर्भरता के चलते भारत बहुत सारा हथियार कम कर रहा है। और यूरोप में सबसे ज़्यादा हथियार का आयातक बना हुआ है यूक्रेन युद्ध के चलते। और हथियार का निर्यातक एक चीज़ हुआ है, रिप्लेस किया है फ्रांस ने रूस के स्थान पर, रूस को रिप्लेस किया है पूरे विश्व में। विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार निर्यातक है अमेरिका, दूसरा फ्रांस और तीसरा रूस। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से आता है? रूस से। और दूसरा स्थान फ्रांस भारत में लिया है। ये हो गया इतिहास से। और एक है नेशनल में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ये हो गया। और दूसरा चीज़ है 8 मार्च बिहार दिवस, नहीं 8 मार्च की महिला सशक्तिकरण दिवस। तो महिला सशक्तिकरण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो यहाँ 2 क्वेश्चन होगा, महिला सशक्तिकरण दिशा में भारत का प्रयास, बिहार का प्रयास। तो कन्या बिहार के संदर्भ में अगर देखें तो 2015 में बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण नीति अपनाई थी और महिलाओं के उत्थान के लिए बिहार सरकार ने अनेक प्रयोग किया है। महिला सशक्तिकरण के दिशा में बिहार अगुआ बना है एक तरह से। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, आप जानते हैं कि राज्य सरकार बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई के लिए ज़रूरत के अनुसार 94 विभिन्न चरणों में 94,000 रुपया से अधिक देती है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, कक्षा 1 से 12 तक की छात्राओं को पोशाक के लिए 600 से 1500 तक का प्रावधान। मुख्यमंत्री बालिका योजना, बालिका साइकिल योजना, सरकारी में 9वीं कक्षा तक पढ़ने वाली लड़कियों को साइकिल दी जाती है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, उद्यमी अपने स्थापित करने के लिए महिलाओं को 5 ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। 5 लाख रुपया अनुदान, यानी 10 लाख रुपया दिया जाता है, जिसमें 5 लाख अनुदान दिया जाता है और 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। आजीविका समूह की गठन भी हुआ था 2007 में, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन, जिससे जुड़कर 1 करोड़ 30 लाख से अधिक महिलाएं जीविका दीदी और परिवार स्वावलंबी बने। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बीपीएल अथवा 60,000 वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के कन्या के विवाह पर 5,000 रुपये की सहायता। बाल विवाह दहेज उन्मूलन अभियान, हालांकि ये संभव कहाँ हो रहा है, दहेज चलिए रहा है और बाल विवाह कुछ न कुछ हो ही रहा है। मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन, अब तो महिला अभ्यर्थी को जानते ही हैं, आप लोग बीपीएससी देते हैं, अगर पीटी महिलाएं निकालेंगी, किसी वर्ग की महिला हो, उनको 50,000 रुपया, और यूपीएससी पीटी निकालेगी उनको 1 लाख रुपया है। तो ये बहुत लोगों को मिला भी होगा, और अगर पीटी निकालते हैं तो मिलेगा भी। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में तो 1 लाख, और बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 50,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलती है। महिलाओं की स्थिति में और चीज़ हुआ है, 2006 से ग्राम पंचायत और नगर पालिका में 50,000 महिला आरक्षण दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षक में भी 50 में महिला को दिया गया है। बिहार पुलिस में भी 35% आरक्षण, मेडिकल इंजीनियरिंग एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में भी 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारा दरवाज़ा खोल दिया है। तो ये हो गया महिला सशक्तिकरण के लिए। और एक दिन मैंने बहुत पहले किसी स्टूडेंट ने कमेंट्स में कहा था कि सर नारी शक्ति बंधन अधिनियम, महिला आरक्षण के बारे में कुछ बता दीजिए। वो स्टूडेंट है कि नहीं, कमेंट्स में
बताइए कृपा की कोई स्टेट है कि नहीं, महिला सशक्तिकरण का प्रयास हेतु भारत सरकार ने सितंबर में, हाँ ठीक है अमृता, तो आपकी बात को मैं याद रखा था। अभिषेक कुमार, हाँ हमको याद रहेगा, ऐसा बात नहीं है, इतना स्मरण शक्ति है। हमको याद था कि मैंने वादा किया था, आपने कहा था कि महिला सशक्तिकरण पर सर, महिला आरक्षण पर हम मैंने थोड़ा बताइएगा, लिखवाइएगा। तो उसको मैं सोचा कि मैंने बोला भी था कि जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की चर्चा करूंगा तो इस चीज़ का मैं जिक्र करूंगा, समझ गए। तो देखिए सितंबर में पारित हुआ था। दूसरे क्लास में इसको कुछ बहुत जो सेरा दरा से लेकर से बाकी चीज़ लिखवाएंगे। तो अब बच क्या गया है, नेशनल, इंटरनेशनल और मिसलेनियस। तो मेरा क्लास कंप्लीटे की ओर जाता है, ऐसा बात नहीं है कि बहुत पीछे रह गया है। तो ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 20 सितंबर लोकसभा, 21 सितंबर राज्यसभा, 29 सितंबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी मिली थी। ये विधेयक के रूप में था 128वां विधेयक, लेकिन राष्ट्रपति का जब हस्ताक्षर हो गया तो इसको 106वां संविधान संशोधन के रूप में जाना गया। थैंक यू। तो राजनीति में महिला, अब क्वेश्चन ही लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है कि राजनीति में महिला सशक्तिकरण की दिशा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 एक बड़ा कदम। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान दिया गया है। संसद और विधानमंडलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का सपना 27 साल बाद पूरा हुआ है। याद रखिएगा, बहुत पुराना ये मामला चल रहा है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 23 का प्रावधान है कि इसके तहत कुल लोकसभा की सीट पर 33% महिलाएं होंगी। माने लोकसभा की जो 545 सीटों में से पहले जहां 82 सीटें महिलाएं चुनी जाती, 181 सीटों पर महिलाएं चुनी जाएगी। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटों में से 23 महिलाओं की होगी, जबकि पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश में नहीं लागू होगा आरक्षण, क्योंकि वहाँ लोकसभा की केवल एक ही सीट है। तो एक ही सीट में महिला को कैसे दिया जाए। बाकी राज्यों के विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण महिलाओं पर लागू हो गया। इस अधिनियम से महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी। इस अधिनियम के तहत अनुच्छेद 330 तथा अनुच्छेद 332A को शामिल किया गया है। इसी नियम के तहत महिलाओं की सीटें आरक्षित होगी। यह आरक्षण व्यवस्था 15 वर्ष तक की अवधि की लागू होगी। बाद में संसद की अनुमति से इस आरक्षण को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन यह भी कहा गया है कि नए जनगणना तथा परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण 2026 के बाद लागू हो सकता है। अनुच्छेद 334 के तहत आरक्षण के लिए परिसीमन अनिवार्य है। तो एक परिसीमन होगा और 2026 तक चूँकि परिसीमन को रद्द किया गया था, तो इस तरीके से बात हुई था। अभी इस विधेयक के लिए 50% राज्यों की भी सहमति जरूरी है। SC ST वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं होगा, बल्कि उन्हें आरक्षण के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। जैसे अभी लोकसभा में SC का 84 और ST का 47 सीट है। इस कानून के अनुसार SC को 84 और में से 33% यानी 28 सीटें आरक्षित होगी और ST को 47 में से 16 सीटें आरक्षित होगी। उसी में से OBC वर्ग की महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं। SC ST सीट हट जाने के बाद लोकसभा की 412 सीटों में से यानी 137 सीट समान वर्ग और OBC की महिलाओं को मिलेगा। लेकिन यह सारा चीज प्रावधान लागू होगा 2026 के बाद। महिलाओं के आरक्षण का इतिहास जो है बहुत पुराना है। आज़ादी के पहले भी मांग हुई थी, लेकिन पहली बार केंद्र सरकार 1996 में
देवगौड़ा की सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया था, तब से लेकर पारित नहीं हुआ। ये हो गया महिला आरक्षण की बात। ठीक है, राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोले हैं। अब चुनाव बाद माने ये जो कहा गया है प्रावधान, उसकी जब तक परिसीमन नहीं होगा तब तक किसे लागू होगा। तो ठीक है कि राहुल गांधी 1 साल में परिसीमन भी करा देंगे, जो भी किया जाए। तो इस तरीके से महिला आरक्षण का सफ़र यही है।